हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद नेक्स्ट वीडियो। टुडे व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन फाइनेंस। क्योंकि एजुकेशन अपने आप में काफ़ी एक ग्रोथ टर्म है, इसमें भी फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है और ये फाइनेंसेस हमें उसको मैनेज करने में मदद करती है। जो कुछ भी काम करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें हमें हेल्प करती है। जैसे इवन अगर छोटे से स्कूल की बात करें तो वहाँ पे बच्चों से फ़ीस लेना, फिर उस फ़ीस का मैनेजमेंट करना कि किस टीचर्स को कहाँ दिया, टीचर्स को कैसे दिया जाना है, कितना दिया जाना है, फिर बाकी रिसोर्सेज पे क्या किया जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या खर्च किया जाना है, जो वहाँ पर सुविधाएँ दी जानी हैं वो सब में क्या खर्च किया जाना है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी एजुकेशन फाइनेंस के अंतर्गत आती हैं। तो देखते हैं, एजुकेशनल फाइनेंस रिफर टू गवर्नमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस बाय विच रेवेन्यूज आर जनरेटेड। एक ऐसा तरीका होता है जिससे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है थ्रू टैक्सेशन, ट्यूशन फी एक्सेट्रा, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सपेंडेड फॉर द ऑपरेशनल एंड कैपिटल सपोर्ट ऑफ द फाइनेंस स्कूलिंग। और ये जो कलेक्शन होता है इसका यूज़ किया जाता है तरह तरह से, जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत है। फंड फॉर एजुकेशन कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक पब्लिक फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। कई बार जो है ये सोर्सेज डिफरेंट भी होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है। प्राइवेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाउस होल्ड, कुछ प्राइवेट लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं। डोनर फंडिंग होती है, डोनेट करते हैं लोग। मिक्सचर ऑफ ऑल दिस, कई बार इन सारी चीज़ों का मिक्सर भी होता है। एजुकेशनल फाइनेंस इज ऑल्सो कंसर्न विथ हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, यूज्ड एंड अकाउंटेड फॉर to achieve sustainable quality education for all the children and youth। एजुकेशनल फाइनेंस जो है ये रिसोर्सेज का, खास करके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कहाँ पे यूज़ किया जाना है, इसको सस्टेनेबिलिटी को कैसे लिया जाना है, ये क्वालिटी एजुकेशन की को प्रोवाइड करने में किस तरह हेल्पफुल हो सकता है, ये सारी चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है इसके अंतर्गत। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके एजुकेशन फाइनेंस के जो हम लोग देखते हैं। इसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ टाइमली, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए कि किसी संस्थान में 2-3 टीचर्स हैं, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए छोटे से स्कूल में जो हो रहा है उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो वैसे केसेस में है कि सब सारे जितने भी टीचर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं सबके पास ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कितना फाइनेंस अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि किसी स्टूडेंट का हम लोग नोट ही ना करें, कुछ किसी के पर्सनल खाते में चला जाए, ऐसा नहीं। सारी जो भी अर्निंग है वो सबको ट्रांसपेरेंट रखना है। फिर अकाउंटेबिलिटी, जो भी हम लोग फ़ंड लेते हैं किसी भी तरीके से, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। फिर ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि वो किस हिसाब से उसको खर्च कर सकता है, कहाँ कहाँ पे बजट दे सकता है। सस्टेनेबिलिटी, उसको सस्टेन रखना है। जो कुछ भी हम लोग एजुकेशनल फाइनेंसेस का जो अपना बजटिंग तैयार करते हैं उसको सस्टेन रखना है और प्रॉपर टाइम पे उसको खर्च करना है। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ टाइम। इधर बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस की बात है, जो खर्च और आमदनी और खर्च दोनों के बीच में एक बैलेंस भी होना चाहिए। और बैलेंस यहाँ पे है कि कुछ पैसा जो है आपके एक सेव्ड फॉर्म में होना भी चाहिए, ठीक है, ताकि समय आने पर किसी तरह की अचानक ज़रूरत आने पर हम लोग उसको खर्च कर सकें। इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो भी फाइनेंस से जो शिक्षक वहाँ पे मौजूद हैं या फिर जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे मौजूद है, सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और कुल मिलाकर ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करने वाला होना चाहिए, है ना, इकोनॉमिक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने, यही सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल किया है। अब यहाँ पे करना का है माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है?
तो ये जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माइक्रो यानी कि छोटा, और वित्त के काम में छोटा स्तर पे ये होता है। मान लीजिए कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन है या कम अर्निंग वाले लोग हैं, उनको छोटे मोटे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, 1000, 2000, इवन 500, बहुत छोटा। तो क्या आप इतने छोटे से पैसे लेने के लिए आप किसी बड़े संस्थान से कॉन्टेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। इन छोटे से पैसों की उसको कलेक्ट करने के लिए, जो अपनी छोटी सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग जो है अपने किसी फ्रेंड से, रिश्तेदार से, आसपास के लोगों से हम लोग मदद लेते हैं। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है वैसे ही छोटे छोटे फाइनेंसेस को जो हम लोग मैनेज करते हैं, उसे पाने की जो कोशिश करते हैं, उसे ही माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। सो इंडिविजुअल बेस्ड होता है ये, उसका ब्रॉड सेंस नहीं होता, इंडिविजुअल बेस्ड होता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल्स। जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, who have no access to finance in a conventional, उनका कन्वेंशनल वे में कोई एक्सेस नहीं है उसको कर पाने का, किसी बड़े स्तर पर कर पाने का जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट विच फोकसेस ऑन द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल के नीड पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि उसे 200 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि उसको 2000 की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना। बट जो भी होगा, फाइनेंस इतना छोटा होगा कि उसके लिए किसी बड़े संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे हेल्प के लिए हम लोग किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार, किसी से भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। बहुत छोटा अमाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। रिलेस एक्टिविटी हो सकता है कि आज ज़रूरत पड़े और आने वाले कल में भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। रिस्क लेवल बहुत हाई होता है यहाँ पे, चूँकि इंडिविजुअल बेस्ड है। कोई बहुत बड़ा आपने किसी फ्रेंड से लिया, तो फ्रेंड क्या आपको कोई कागज़ पर हस्ताक्षर करा करके तो देता नहीं है, देगा नहीं, है ना। वो आपको विश्वास के तौर पे देगा, और विश्वास ऐसी चीज़ है जो चल गई तो अच्छा है, नहीं तो कभी भी ब्रेक करता है। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे होती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे रिस्क जो है काफ़ी हाई होता है। हो सकता है कि इंडिविजुअल पे ना कर पाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि इंडिविजुअल आपका पैसा लेकर भाग जाए, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसका जो है माइक्रो फाइनेंस जो है इंडिविजुअल पे डायरेक्ट अफेक्ट करता है। माइक्रो फाइनेंस इज अ कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज targeting individuals and small business who lack access to conventional banking and related services। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो स्मॉल बिजनेस को हेल्प करती है, उसको बढ़ावा देती है। माइक्रो फाइनेंस, अब ये उसका जस्ट अपोजिट है। माइक्रो फाइनेंस जो है ये आपका ब्रॉड सेंस में है। ब्रॉड सेंस में कहने का सेंस है कि यहाँ पे एक बिग अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इन्वॉल्व होता है, और जब बिग अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है तो फिर हमें किसी बड़े संस्थान की ज़रूरत पड़ती है। बड़े संस्थान यानी कि बैंक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए किसी को कार लोन चाहिए, तो कार लोन क्या आपको कोई इंडिविजुअल पे करेगा? नहीं। कार लोन का अपना एक सिस्टम है, अपना एक इंटरेस्ट रेट है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको किसी बैंक के थ्रू मिल जाता है। होम लोन लेना है या तो फिर और भी कोई सारी चीज़ें हैं, इन सभी के हेल्प इन सभी ज़रूरतों के लिए जिसमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, उसके लिए हमें बैंक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो चूँकि बड़े स्तर पर ये होता है, इसके लिए इसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। अब इसमें ये होल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे देश की इकोनॉमी को भी हेल्प करता है। अब इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल बेस्ड था, और ये जो है होल इकोनॉमी बेस्ड है। इससे मान लीजिए बैंक आपको लोन देती है, तो बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट के मतलब देश के अकाउंट में जाता है, और वैसे ही फिर
इसका भी जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी बेस्ड होता है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, सीधा कंट्री का रोल होता है। ठीक है, तो ग्रो द इकोनॉमी या तो नेशनल लेवल पे इसको रन किया जाता है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो नेशन को इन्वॉल्व किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज एंटिटी लाइक गवर्नमेंट, बिग कॉर्पोरेशन, बैंक एंड सम बिग प्राइवेट वेंडर्स। इसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले लोग या इंसान हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी इन्वॉल्व होता है। टाइम पीरियड फॉर माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस का टाइम पीरियड भी स्पेसिफिक होता है। आपने देखा होगा कि जो माइक्रो फाइनेंस जो चीज़ें होती हैं इसमें मान लीजिए कि कोई बैंक को इससे कोई गाड़ी का लोन ले रहा है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का लोन ले रहा है, आपका अपना एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, जैसे कि 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर्स वॉट एवर। ठीक है, तो उतना टाइम जब आपको दिया जाता है, यानी कि वो फिक्स टाइम में आपको उतना जो भी उसका अमाउंट है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, ऑल द थिंग्स यू हैव टू पे उस ड्यूरेशन के अंदर आपको पे कर देना होता है। सो इन माइक्रो फाइनेंसिंग नो रिस्क लेवल इज इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई रिस्क लेवल इन्वॉल्व नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए कि कंपनी या जो है कंपनी गाड़ी प्रोवाइड करती है लोगों को, कोई पर्सन जो है लोन पे गाड़ी लेता है और लोन को अगर वो पे नहीं कर पाता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा, जानते होंगे कि गाड़ियों को सीज कर लिया जाता है ना, गाड़ियों को सीज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है कंपनी के पास बैकअप होता है ना, दे हैव समथिंग टू बैकअप। पर किसी भी इंडिविजुअल को लोन देने से पहले वो पूरी फाइनेंसिंग करती है, पूरा अपना एक सिस्टम जनरेट करती है, पूरा अच्छे तरीके से पेपर वर्क होता है, जिसके लिए फाइनेंशियल रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। कोई वजह नहीं रहती कि पैसा डूब जाए सरकार का, कंपनी का, बैंक का। माइक्रो फाइनेंस है डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द होल इकोनॉमी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। इसका जो असर होता है वो होल इकोनॉमी पे होता है, डायरेक्टली अफेक्ट द होल पॉपुलेशन, और होल पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। जब सरकार के पास पैसा जाएगा तो फिर वहाँ से पैसा फिर पब्लिक को ही मिलता है, कहीं पर नहीं करके। गवर्नमेंट फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ $1 million हाइड्रो पावर डैम दैट एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ पीपल वुड कंस्टिट्यूट माइक्रो फाइनेंस, है ना। कोई गवर्नमेंट जो है वो हाइड्रो पावर डैम का फॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। तो फिर वो कैसे चलेगा, वो चलेगा क्योंकि जो है जो उसको फाइनेंसिंग मिलने वाली है उसके थ्रू वो उसको पे आउट करता है। ठीक है, लोगों को पे आउट करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। समय अब हमारे पास बहुत कम है, शायद एक दो चीज़ें और हैं। ये स्पेसिफिक फीचर्स है जो मैक्रो लेवल की है, तो टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, सही है। अनसीजिंग चेन ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पे अनसीजिंग मतलब कोई ब्रेक नहीं होता, ऑब्वियसली ये भी है। एड्रेसिंग अ लार्ज एंटिटी, ये भी है। टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड, हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल, ये नहीं है। मिनिमम स्कोप ऑफ रिस्क, ये नहीं है। स्ट्रेसिंग नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, ई और जी नहीं है। ए बी ए सी डी एफ, ए सी डी एफ वन होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे यहाँ पे मैं वीडियो को डिस्कंटिन्यू करती हूँ और वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।